नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शनिवार को पूरे परिवार के साथ पहाड़ी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। अपने साथ साथ सभी के लिए भगवान से आशीर्वाद लिया और राज्य की मंगल कामना की। शनिवार को अपने पूरे परिवार के साथ राज्यपाल पहाड़ी मंदिर पहुंचे थे। पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राज्यपाल ने वहां पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ तस्वीर भी खिंचाई। मंदिर प्रांगण में मौजूद बच्चों को प्यार भी किया। वहीं मंदिर के बाहर लोगों से मिलकर उनका हाल जाना। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि भगवान शिव ने झारखंड को खनिज संपदाओं से नवाजा है। बावजूद इसके खनिज संपदा और यहाँ के लोगों के इकोनॉमिकल कंडीशन में मिसमैच है। उन्होंने भगवान शिव से राज्य के लोगों के सुख और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, योजनाओं का गरीबों को भी फायदा मिले और सभी मिलजुल कर राज्य की तरक्की के लिए काम करें। ये प्रार्थना उन्होंने भगवान शिव से की है। पगड़ी मंदिर Lord Shiv has blessed the Jharkhand with every resources. There is a big mismatch between the resources and the economical condition of the Jharkhand citizens. I want the wealth created should percolate to the down earth so that the poorest among the poor also get benefited. We want protected water, we want housing, we want get good health care, we want good education, we want our tribal and non-tribal people come closer and closer every day, and we all must live together and we all must work together for the development of Jharkhand। वर्ष 2014 में पूरे देश भर में चर्चित हुए रांची के लव जिहाद प्रकरण नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव एवं पूर्व पति रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन से जुड़े धर्म परिवर्तन के मामले में सीबीआई कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। दोषी पाए गए अभियुक्तों रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल्या देवी और पूर्व सब रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विशेष अदालत उनकी सजा के बिंदु पर 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। वहीं पूरे मामले में रकीबुल हसन के अधिवक्ता ने कहा कि मामले से जुड़े स्टेटस पर 5 अक्टूबर को अदालत सुनवाई करेगी। विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर की जाएगी। मामला देखिए 498A का केस था, 376 अदर सेक्शंस भी थे लगे हुए उसके अंदर में, बहुत से उसमें से कुछ में बरी किया गया है, कुछ सेक्शंस में जो है सो सजा दिया गया है। तो अब सेंटेंस के पॉइंट पर हम लोग उस दिन सुनेंगे और उसके बाद ही अब फाइनल ये हम लोगों का वर्डिक्ट आएगा कोर्ट से, एंड देन विल प्रीफर अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ये मैटर जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसको किया है और उम्मीद है हमको जस्टिस मिलेगा और लेट अस सी होप फॉर गुड। हम लोगों ने तो अपना जो केस रखना था रखा है कोर्ट के सामने और मोस्ट लाइकली हमको लगता है कि हम लोग को ज़रूर इसमें इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट हम लोग जाएंगे इस पर। वह इस मामले से जुड़े तारा शाहदेव के अधिवक्ता का कहना है कि वर्ष 2014 से चल रहे इस मामले में पहले पुलिस जांच हुई, उसके बाद इस मामले को सीबीआई के पास ट्रांसफर कर दिया गया। लगभग 9 सालों के ट्रायल के बाद न्यायालय से न्याय मिला है। 2014 में एक एफआईआर दर्ज किया था जिसमें डिफरेंट सेक्शन में एफआईआर दर्ज हुआ था। पहले पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, बाद में इसको ट्रांसफ़र किया गया केस की ग्रेविटी को देखते हुए सीबीआई को। फाइनली सीबीआई ने दोबारा से उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया मजिस्ट्रेट के पास दिल्ली में, उसके बाद फिर चार्जशीट फाइल किया। चार्जशीट फाइल करने के बाद ट्रायल हुआ। 9 साल की पूरी जद्दोजहद के बाद आज न्यायालय से उसको न्याय मिला है। रकीबुल को 376 2N 362 496 298 323 506 एंड 120B आईपीसी के सेक्शन में कन्विक्ट किया गया है। सज़ा पे बहस 5 तारीख को होगी। कौसर रानी को 298 323 एंड 406 120B में उनको कन्विक्ट किया गया है। मुश्ताक अहमद को 298 एंड 120B में कन्विक्ट किया गया है। वह इस पूरे मामले की प्राथमिक प्रार्थी तारा शाहदेव का कहना है कि आज न्यायपालिका ने ये साबित कर दिया है कि न्याय जिंदा है। जिसके साथ अन्याय होता है उसे न्याय जरूर मिलता है। इस फैसले से देश भर की पीड़ित बेटियों को हिम्मत मिलेगी।
5th को शायद सेंटेंस होना है, तो उसके बाद ही पता लगेगा क्या बोल रहे हैं। फैमिली वालों ने क्या कुछ कहा है जब आज फैसला होने वाला? जैसे वो हमेशा साथ थे, वो मेरे साथ खड़े हैं, आज 9 साल से खड़े हैं, और बस उनका आशीर्वाद था कि जो हम लड़ाई लड़े हैं उसमें हम जरूर जीतेंगे। और देश के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है कि जिन बेटियों के साथ गलत हो रहा है उन सबको एक हिम्मत मिले कि ज़रूर न्याय मिलेगा इस देश में। न्यायपालिका ने आज ये साबित कर दिया है कि जिसके साथ अन्याय होता है उसको न्याय जरूर दिया जाता है। बस आप सबको धन्यवाद। वहीं पूर्व रजिस्ट्रार को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उनका गुस्सा मीडिया कर्मियों पर फूटा और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आपको सवाल करने का क्या हक है। ये क्या हक है? आपको क्या हक है? आपको कोई हक नहीं है। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत जोडरा गोड़ा निवासी एम मेरी के घर में आयकर विभाग का अधिकारी बनकर डकैती करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में सरायकेला के तितिरबेला निवासी अजय पूर्ति, पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर निवासी कांडे तिरिया, कमलेश तिरिया और मुसाबनी निवासी प्रमित पूर्ति शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि घटना में कई लोग शामिल थे, पर फिलहाल 4 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि डकैतों के पास सूचना थी कि एम मेरी के घर करोड़ों रुपए है। 1 माह पूर्व से आरोपियों ने प्लानिंग शुरू की और अन्य लोगों को छापेमारी के लिए तैयार किया। उन्होंने बताया कि 24 सितंबर की सुबह सभी 3 कार पर सवार होकर घटना को अंजाम देने पहुंचे थे, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। घटना को अंजाम देने के बाद सभी ने चीला छोड़ दिया और चाईबासा चले गए। कुछ राज्य के बाहर भी चले गए। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कार बरामद कर ली गई है। हालांकि डकैती किए गए नगद और गहने अब तक नहीं बरामद किए गए हैं। सभी आरोपी फिल्म स्पेशल 26 से प्रेरित होकर घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। सभी आयकर अधिकारी बनकर एम मेरी के घर में घुसे और सबसे पहले घर का दरवाजा बंद करते हुए घर पर मौजूद एम मेरी से उसका मोबाइल ले लिया। एक महिला समेत 3 लोगों ने एम मेरी और उसकी बेटी को बंधक बना लिया और आधे घंटे तक घर में पैसों की तलाश करते रहे। अंत में जब्ती सूची बनाकर एम मेरी से साइन करवाया और फिर कार पर बैठकर फरार हो गए। और इस टीम ने जो है कुल मिलाकर के 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें कि अजय पूर्ति, कांडे तिरिया, कमलेश तिरिया और प्रमित मूर्ति, ये 4 व्यक्ति हैं। और उनके पास से जो एक ताला तोड़ने वाला जो गैस कटर है, हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर, छेनी इत्यादि, और जो आयकर अधिकारी के जो बन के आए थे तो उसमें जो सादे लिबास में थे वो कपड़ा भी बरामद हुआ है, जो कि सीसीटीवी में भी दिख रहा है। एक काला रंग का बैग और पूरी घटना को अंजाम देने में जिस 3 गाड़ियों का उपयोग किया गया था, एक सुमो गोल्ड व्हीकल है, एक स्कॉर्पियो है और एक ब्रेजा है, इन तीनों ही गाड़ियों को भी इसमें बरामद किया गया है। साथ ही मोबाइल फ़ोन्स भी इसमें बरामद हुए हैं। और इस गिरोह में और भी कुछ लोग शामिल हैं जिनका अभी सत्यापन किया जा रहा है और जिनकी छापामारी गिरफ्तारी के लिए छापामारी भी की जा रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द और भी गिरफ्तारियाँ होंगी और रिकवरी के लिए इसमें कोशिश की जा रही है। इस तरीके से इस कांड का पुलिस की विशेष टीम के द्वारा खुलासा। इधर जमशेदपुर का चर्चित टाटा वर्कर्स यूनियन के तत्कालीन अध्यक्ष वीजी गोपाल हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुणाल जैना को उनके अच्छे आचरण की रिपोर्ट को आधार बनाकर सजा की अवधि पूरी होने से पहले रिहा कर दिया गया। अच्छे आचरण को देखते हुए 2 अन्य सजायाफ्ता को भी सजा की अवधि पूरी होने से पहले आज रिहा किया गया। 14 अक्टूबर 1993 को दोपहर के वक्त टाटा वर्कर्स यूनियन के तत्कालीन अध्यक्ष वीजी गोपाल की बिष्टुपुर में उनके कार्यकाल से निकलते समय अंगरक्षक समेत गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वर्तमान मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के हस्तक्षेप से मामले की सीबीआई जांच हुई, जिसमें कुणाल जैना समेत 2 अन्य लोगों को सजा सुनाई गई थी। 17 साल बाद अच्छे आचरण को देखते हुए कुणाल जैना को रिहा किया गया। अच्छे आचरण पर रिहा करने की नीति के तहत 2 अन्य मामलों में सजायाफ्ता को भी आज रिहा किया गया। रिहा होने के बाद कुणाल जैना ने अपने आप को निर्दोष बताया। उन्होंने बताया कि उनकी गलती बस इतनी थी कि जिस जगह पर हत्या हुई थी उस जगह पर वे बाहर देखे गए थे। प्रशासन ने उनसे सरकारी गवाह बनने का दबाव बनाया, पर वे सरकारी गवाह नहीं बने, जिसकी वजह से उन्हें ये सजा काटनी पड़ी। उन्होंने बताया कि झारखंड इनोवेटेड लिबरल ऑर्गेनाइजेशन के तहत 400 आदिवासी बंदियों को उनके द्वारा शिक्षित किया गया और 208 कैदियों को मुख्य धारा से उनके द्वारा जोड़ा गया।
जिसके बाद वे कैदी दोबारा जेल नहीं आए। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य है कि अपनी राह से भटके युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना। उन्होंने सरकार का आभार व्यक्त किया कि आज उन्हें रिहा किया गया है। उन्होंने कहा कि समाज के लिए कुछ करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। जैना ने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपराध की दुनिया को छोड़कर कुछ अच्छा काम करें, देश समाज का नाम रोशन करने का कार्य करें। ये 1993 का घटना है। टाटा वर्कर्स यूनियन प्रेसिडेंट माननीय स्वर्गीय जीजी गोपाल जी को हत्या किया गया था। उसमें हम निर्दोष होते हुए 17 साल जेल में रहे। मेरे ऊपर में कोई भी एलिगेशन नहीं था कि मेरे ऊपर यही एलिगेशन था, जब घटना घटा के वो लोग जा रहे थे, अपराधी लोग जा रहे थे, तो हमको बाहर में देखा गया गाड़ी स्टार्ट करते हुए। इसके लिए मैं दोषी हो गया हूँ बोल करके एक्चुअली मुझे बोला गया था आप सरकारी गवाह बन जाइए। मैं बोला सरकारी गवाह मैं नहीं बनूंगा, जिसके चलते आज मैं 17 साल जेल में रहा। इस घटना के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं था। जेल आने के बाद में हमको पता चला और इससे हम माने 17 साल जेल में रहे। इस बात का हमको दुख ही नहीं है। दुख इस बात का है कि समाज में इस घटना का चलते मेरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा और मुझे भी होना पड़ा। और जेल में 17 साल में हम बहुत कुछ खोए हैं, लेकिन एक चीज़ पाए हैं कि ये जीवन जो है वो सेवा ही मानवता का अधिकार है। क्योंकि सेवा निकलने के बाद यही मैं ये किया हूँ कि सेवा करना है समाज को और अपना परिवार का साथ में समाज का भी भला करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। समझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक्सप्रेशन ब्लॉक प्रोग्राम के तहत देश भर के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड का चयन एक्सप्रेस ब्लॉक के रूप में हुआ है। जिले के उपायुक्त ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को कुल 39 बिंदुओं पर सभी 19 पंचायतों में काम करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद उपायुक्त ने जिला स्तरीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बैठक की और मुसाबनी प्रखंड को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर खेती, किसानी और आर्थिक उन्नति को लेकर अधिकारियों को काम करने की नसीहत दी है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने अधिकारियों एवं मुसाबनी प्रखंड के लोगों को एक्सप्रेशन प्रखंड के रूप में चयनित होने पर बधाई भी दी। साथ ही सभी की सहभागिता से हर बिंदुओं पर खरा उतरने में सहयोग की अपील की। हम लोग टीम स्पिरिट के साथ पूर्वी सिंहभूम के जो संपूर्ण जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लॉक के जो ऑफिसर और एक जन भागीदारी से इसमें काम करेंगे ताकि ये सभी जो 39 इंडिकेटर्स जो है जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, वैक्सीनेशन और रूटीन इम्यूनाइजेशन, उसके बाद स्कूल के जो लर्निंग आउटकम्स, स्किल्स डेवलपमेंट, ये सभी में जो है हम लोग स्टेट एवरेज से भी और नेशनल एवरेज से भी उसमें आगे आए। तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे और ऑलरेडी जो बेसलाइन डेटा जो है लगभग फाइनल हो चुकी है। तो और इसका ऑनलाइन लगभग जो है डेली अलग अलग पैरामीटर्स उसमें अपडेट हमारे सभी डिपार्टमेंट्स करते रहेंगे। और वहाँ जो विकास में जहाँ जहाँ समस्याएं हैं तो वो सभी जो है इस डेटा ड्रिवन अप्रोच से जो है हम लोग प्रॉपर मॉनिटर कर पाएंगे और करेक्टिव मेजर्स भी हम लोग ले पाएंगे। जमशेदपुर के घागिरी सेंट्रल जेल में शनिवार की सुबह एक विचाराधीन बंदी ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। बंदी का नाम विश्वनाथ सोरेन है। वह एनजीएम थाना इलाके का रहने वाला है। हालांकि इस मामले में जेल प्रबंधन और परसुडी पुलिस ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। जमशेदपुर के घागिरी सेंट्रल जेल में शनिवार सुबह विचाराधीन कैदी विश्वनाथ सोरेन छत से कूद गया। इस घटना के बाद पूरे जेल परिसर में अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से जख्मी हालत में बंदी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। विश्वनाथ पर अपनी चाची नोआ सोरेन की हत्या का आरोप है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेल के अंदर कुछ दबंगों द्वारा उसे अपने परिजनों से फोन पर बात नहीं करने दिया जा रहा था, जिस कारण उसने आत्महत्या की है। इस संबंध में जेल अधीक्षक से संपर्क करने की कोशिश की गई, पर उनसे संपर्क नहीं हो सका। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत योजना के तहत एसडी सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा। स्टेशन परिसर के कई हिस्सों में नए एसडी कैमरे लगाने के लिए स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं। ठेका कंपनी वर्ल्ड कमीशन के कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जगहों के चयन को लेकर सर्वेक्षण किया गया, जहां से पल पल की गतिविधि सीसीटीवी कैमरों में कैद हो सके।
चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन को B1 श्रेणी के स्टेशन का दर्जा प्राप्त है। इससे पहले चक्रधरपुर स्टेशन पर 2 दर्जन से अधिक कैमरे लगाए गए थे, लेकिन मौजूदा वक्त में इसमें से केवल 12 कैमरे ही काम कर रहा है। अब पुराने कैमरों को हटाकर इनकी जगह 35 नए SD कैमरे लगाए जाएंगे, जिसमें 4 PTZ कैमरा होंगे, ताकि हर समय सभी दिशाओं पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्टेशन के प्रवेश द्वार और स्टेशन के बाहर प्लेटफॉर्म, बुकिंग काउंटर, माल गोदाम, रिजर्वेशन काउंटर, सैलून साइड में इन कैमरों को लगाया जाएगा। इनके माध्यम से आसानी से स्टेशन परिसर में आने जाने वाले हर व्यक्ति की पहचान की जा सकेगी। रेलवे सुरक्षा बल के चक्रधरपुर थाना प्रभारी विक्रम सिंह की देखरेख में टेलीकॉम विभाग के गणेश मुखी AK प्रधान ने कैमरों को लगाने की जगह का चयन करना शुरू कर दिया है। जगह चिन्हित किए जाने के बाद सभी जगह कैमरों को लगा दिया जाएगा। इस पर जो हम लोग का भी ऑर्डर गया है ऊपर से साहब लोग का, अभी ABSS अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो चल रहा है, तो सब तरह का भी सब नया सिस्टम, मैंने पुराना सिस्टम को चेंज करके नया लगाया, अपडेट तो CRPF का जो रिक्वायर के हिसाब से अभी जैसे CKP स्टेशन में भी बहुत चहल पहल जैसे बढ़ गई है, उसी को मैंने सेफ्टी के लिए हम लोग अभी नया ओल्ड कैमरा हटा के नया कैमरा लगा रहे हैं। इधर चक्रधरपुर के पुरानी रांची रोड स्थित दिलीप साव स्मृति भवन में भारतीय जनता पार्टी की 10वीं लोकसभा प्रवास समिति की बैठक हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट हर हाल में जीतने को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर मुख्य रूप से चक्रधरपुर विधानसभा के पर्यवेक्षक सह गोड्डा के विधायक अमित मंडल शामिल हुए। पर्यवेक्षक विधायक अमित मंडल ने बताया कि उन्होंने इस बैठक में संगठन की मजबूती, सोशल मीडिया प्रभारी का कार्य आदि की जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट की जीत के लिए संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। भाजपा सिंहभूम समेत राज्य के 14 लोकसभा की सीटों को भाजपा जीतेगी। इस मौके पर सिंहभूम लोकसभा प्रभारी उदय प्रताप सिंह देव ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में किसी कारणवश भाजपा सिंहभूम सीट नहीं जीत पाई थी। इसी को लेकर सिंहभूम सीट पर पार्टी के वरीय नेताओं की नजर है। इस सीट पर पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलवा प्रतिनिधित्व करते आए हैं। अब वे हमारे बीच नहीं है। इस बार सिंहभूम सीट जीतकर श्रद्धांजलि स्वरूप उन्हें अर्पित करना है। बैठक के दौरान पार्टी के वरीय नेताओं ने बूथ व मंडल स्तर पर पार्टी को मजबूत करने संबंधित कई दिशा निर्देश दिए। इससे पहले बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल व श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर किया गया। इधर जमशेदपुर में आदिवासी सेंगाल अभियान द्वारा अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को एक मांग पत्र सौंपा गया। साथ ही इस पर जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की गई। सेंगाल अभियान के प्रतिनिधि सोनाराम सोरेन ने कहा कि प्रकृति पूजा का आदिवासियों के लिए हर हाल में इसी वर्ष सरना धर्म कोड लागू किया जाए। साथ ही गिरिडीह स्थित मरांगबुरु यानी पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों का ईश्वर है, उस पर आदिवासियों का कब्जा दिया जाना चाहिए। कुर्मी महतो समाज को आदिवासी का दर्जा दिए जाने का भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया। इन मांगों को अविलंब पूर्ण किए जाने की मांग सेंगाल नेता द्वारा की गई। कि आज भारत के आदिवासी जो प्राकृतिक पूजक हैं, जिनका अपना सरना धर्म है, आज तक भारत सरकार ने सरना धर्म कोड को मान्यता नहीं दिया है और इसलिए आदिवासी सेंगाल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे भारत के 7 राज्यों में भ्रमण कर रहे हैं, जनगणना कर रहे हैं। चूंकि 8 नवंबर 2023 को रांची के मोराबादी में भारत एवं भारत के अन्य विभिन्न इलाकों से, विभिन्न देशों से 8 नवंबर 2023 को रांची के मोराबादी मैदान में सरना धर्मावलंबी एकत्रित होंगे सरना धर्म कोड के लिए। हमारी मांग है कि पहला कि आज भारत देश में भारत सरकार ने आपने हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन, बौद्ध जो हमारे आदिवासी से भी बहुत कम है, उनको आपने जनगणना में अपने धर्म कोड का मान्यता दे दिया है, लेकिन भारत के आदिवासी प्राकृतिक पूजा जिसका सरना धर्म है उनको आज तक नहीं दिए हैं। यही मांग है। दूसरा, ये जो झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने हमारे मरंगबुरु ईश्वर को 5 जनवरी 2023 को
भारत सरकार को लिख के दे दिया है, अनुशंसा कर दिया है। अर्थात ये मरंगबुरु जो है जैन धर्मावलंबियों के है, लेकिन गलत है। ये आदिवासियों का ईश्वर मरंगबुरु भारत के आदिवासी प्राकृतिक पूजक है और हम हर घर में, हर जाहिर थान में, हर भारत के आदिवासियों में राग राग में मरंगबुरु बसा हुआ है। मरंगबुरु को जैनों के कब्जे से मुक्त करना होगा। कर्मा त्योहार को लेकर शहर के सिरसा स्टेडियम में सरना उरांव समिति द्वारा 2 दिवसीय खेलकूद और मेधावी छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता संजय किरकेटा और सोमनाथ कोया मौजूद थे। उद्घाटन मैच में दोनों अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया और फुटबॉल को किक मारकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। बता दें कि इस फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 40 टीमें भाग ले रही है, जिसमें चक्रधरपुर के अलावे जमशेदपुर, चाईबासा, चांडिल, रांची, सीनी, खरसवा, मनोहरपुर, पौसेता, जगन्नाथपुर, तमाड़ आदि के टीम शामिल है। इस फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच सिरसा स्टेडियम में रविवार को खेला जाएगा। इसके अलावा सिरसा स्टेडियम में सरना उरांव समिति द्वारा रविवार को तीरंदाजी प्रतियोगिता के विजेता और मैट्रिक और इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा हो समाज की कला, सांस्कृतिक, गीत संगीत के साथ रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। पोटका थाना क्षेत्र के सरजामदा पेट्रोल पंप के समीप से शुक्रवार की रात हुए ट्रक चोरी के एक मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने चोरी किए गए ट्रक के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सभी को कोर्ट में प्रस्तुत कर आज जेल भेज दिया गया। बताते चले कि शुक्रवार की रात 3 बजे ट्रक मालिक द्वारा ट्रक चोरी की सूचना पोटका पुलिस को दी गई। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पोटका थाना प्रभारी ने इसकी तफ्तीश शुरू की। एसएसपी के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया। टीम का नेतृत्व डीएसपी मुसाबनी कर रहे थे। पूरे क्षेत्र को सील कर जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान राजनगर थाना क्षेत्र से ट्रक के साथ 3 युवकों को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली। गिरफ्तार किए गए विशाल महतो, सूरज कर्मकार, श्रीराम त्यू तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। घटना की जानकारी संवाददाताओं को मुसाबनी डीएसपी चंद्रशेखर आजाद ने दी। मध्य रात्रि में थाना प्रभारी पोटका को एक सूचना मिली थी कि धूड़ी पेट्रोल पंप से एक हाइबा की चोरी हो गई है। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी के द्वारा इसको चेक नाका लगवाया गया हर एक संभावित में। उसी दौरान जो चोर थे वो गाड़ी को खड़ा करके भागने की कोशिश किए और भागने के क्रम में वो एक को पकड़ा गया। बाद में छापामारी करके टोटल 3 अभियुक्त को पकड़ा गया। आज तीनों चोर को उन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार किया। उन्हें माननीय न्यायालय के भेजा जाता है। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत चल रहे विशेष स्वच्छता अभियान में आदित्यपुर नगर निगम की टीम द्वारा कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के आयोजन को लेकर नगर निगम प्रशासन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। आदित्यपुर नगर निगम द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत 15 सितंबर से आदित्यपुर नगर निगम के सभी वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। 1 अक्टूबर 1 घंटा 10 बजे से राष्ट्र के नाम स्वच्छता श्रमदान की सफलता हेतु निगम द्वारा कार्यक्रम की योजना तैयार की गई है, जिसमें व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 1 अक्टूबर को 35 वार्डों में 70 जगहों पर एक साथ सफाई अभियान चलाया जाएगा। हर कार्यक्रम स्थल के लिए एक कोऑर्डिनेटर नामित किया गया है। इस कार्यक्रम की सफलता हेतु प्रशासक गिरिजा शंकर प्रसाद द्वारा एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, नगर मिशन प्रबंधक, कन्या अभियंता एवं अन्य कर्मचारी शामिल रहे। आयोजक और वहाँ अगर कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जो भी है धार्मिक स्थान, उसकी विशेष सफाई करते हुए उस पूरे एरिया को 1 घंटे में कवर करना है। कचरा उठा करके तुरंत गाड़ी में डाल करके भिजवा देना। किसी भी परिस्थिति में वहाँ कचरा जमा नहीं होना चाहिए, वो उठा करके भेजना है डंपिंग साइट पर। और फोटो पहले का, कार्यक्रम के पहले का फोटो स्पॉट का, कार्यक्रम के दौरान फोटो और कार्यक्रम के बाद का फोटो एकदम साफ सुथरा हो गया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।